आज का टॉपिक जो मेरा होगा, देखो ये टॉपिक जो हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है, इस टॉपिक का नाम है शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। आज मैं इसी टॉपिक पर ये लेक्चर लेने जा रहा हूं, ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैं ये क्लास लेने जा रहा हूं। आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है? शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। देखना मेरा जो वीडियो नंबर 2 या 3 आया हुआ है, उसमें मैं लिखा था कि पर्पसेस फॉर इशू ऑफ शेयर्स। देयर आर मेनली 2 पर्पसेस फॉर इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। ठीक है, जिसमें पहला पर्पस बोला गया था कि पहला पर्पस जो होता है वो होता है फॉर कैश, और सेकेंड जो पर्पस होता है फॉर अदर देन कैश। ये होता है फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। जब कंपनी को लिक्विड मनी की आवश्यकता होता है, लिक्विड मनी, कैश की आवश्यकता हो जाता है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हो जाता है, एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता हो जाता है इन कैश, इन लिक्विड मनी, तब कंपनी वैसे सिचुएशन में मार्केट में आईपीओ लेकर आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तब शेयर को इशू करता है लिक्विड मनी को जनरेट करने के लिए। तो जब लिक्विड मनी को जनरेट करने के लिए कोई शेयर इशू किया जाता है, तो ऐसे इशू किए गए शेयर को ही कहा जाता है शेयर इशूड फॉर कैश। कैश के लिए शेयर इशू किया जाना। तो एक तो पर्पस कंपनी का होता है कि लिक्विड मनी को जनरेट करना है, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल अपने को चाहिए और कैश में चाहिए, तब वैसी परिस्थिति में कंपनी शेयर इशू कर देता है। और ऐसे इशू किए गए शेयर को ही कहा जाता है शेयर इशूड फॉर कैश। इज इट क्लियर? समझ गए यहां तक की बात? अब रहा बात फॉर अदर देन कैश। फॉर अदर देन कैश अब होता क्या है कि कभी कभी कंपनी को किसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ जाता है, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, बड़ा फर्नीचर हो गया बड़े कॉस्ट का, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है कंपनी, लेकिन बदले में पेमेंट शेयर से कर रहा है। यानी सप्लायर को, दैट इज सेलर को, इस बात पर सहमत दिया गया है, इस बात पर उसको एग्री किया गया है कि भाई आपसे जो प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे बदले में आपका पेमेंट शेयर से करेंगे, यानी आपको भी मेरा शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, हम लिक्विड में कैश में पेमेंट आपको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सप्लायर या परचेजर इस बात पर एग्री हो जाता है कि ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी हम आपसे बेच रहे हैं, जो भी एसेट आप हमसे खरीद रहे हो, उसका पेमेंट आप शेयर से हमको कर सकते हो, हम आपका शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हैं। तो वहां भी शेयर इशू किया जा रहा है, लेकिन कैश के लिए नहीं, एसेट के लिए, दैट इज प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसे इशू किए गए शेयर, ठीक है, ऐसे इशू किए गए शेयर को कहा जाता है शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। लिखा हुआ देखो, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। कैश के अलावे भी शेयर इशू किया जाता है। ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद कर आप बदले में उसका पेमेंट शेयर से कर रहे हो, यानी उसको भी शेयर होल्डर बना रहे हो आप। ठीक है, तो वहां भी शेयर इशू किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए, कैश के लिए नहीं। तो ऐसे इशू किए गए शेयर को ही कहा जा रहा है फॉर अदर देन कैश। क्लियर हो गया बात? चलो, तो प्रॉपर्टी परचेज करना है। अब देखो, कैश अभी तक जितना भी प्रॉब्लम मेरा आया, जितना भी लेक्चर आया है, 13 लेक्चर से पहले आ चुका है, अब सारा लेक्चर, चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट का केस था, लमसम का केस था, एड पार का, एड प्रीमियम का, या ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहा हो, या एडवांस प्रॉब्लम एक्सेस एप्लीकेशन मनी का रहा हो, जितने भी प्रॉब्लम अभी तक बने हुए हैं, जितने भी वीडियो आए हुए हैं, जितने भी लेक्चर आए हुए हैं, ये सब कैश से रिलेटेड था, फॉर कैश। ठीक है, आज ये पहला लेक्चर जो आ रहा है, लेक्चर नंबर 14, ये अदर देन कैश पर होने जा रहा है। अदर देन कैश टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं बोला था कि आपका 3 टॉपिक केवल इस चैप्टर में बचेगा, फॉरफीचर, री इशू एंड प्रोराटा। तो मैं इस टॉपिक के बाद, अदर देन कैश के बाद, फॉरफीचर वाली बात पर आ जाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी अधिकतर प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में, अदर देन कैश से। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा,
आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाला है। अगर इस टॉपिक से प्रॉब्लम आ गया तो 100% मेरा गारंटी है, मेरा दावा है कि एग्जाम में 100% आप बना के आओगे और 100% नंबर स्कोर भी करोगे। ठीक है, बशर्ते कि मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं आप बुक्स में जाकर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 प्रॉब्लम बुक से बना लेंगे। ठीक है, आज के बाद इसकी वर्किंग में, एंट्री में कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट अपनी टॉपिक पर आ जाता हूं। जो टॉपिक आज मेरा है, आज का टॉपिक हमारा जो है शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश। देखो यहां पर 2 कारण होता है। एक तो आप किसी कंपनी का फॉर परचेज ऑफ एसेट, आप किसी भी सेलर से या किसी भी कंपनी से केवल एसेट उसका परचेज कर रहे हो, केवल एसेट, और बदले में पेमेंट शेयर से करने वाले हो। दूसरा होता है कि फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, पूरा बिजनेस ही परचेज कर ले रहे हो। पूरा बिजनेस परचेज करने का मतलब उसका एसेट्स और लायबिलिटी बोथ, दोनों को परचेज कर रहे हो। जैसे मान लो कंपनी एक एक्स लिमिटेड है और एक कंपनी वाई लिमिटेड है। ठीक है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड अपनी बिजनेस को बेचना चाह रहा है और एक्स लिमिटेड उसको खरीदना चाह रहा है। पूरे बिजनेस को वाई लिमिटेड किसी कारण से अपने पूरे कंपनी को बेचना चाह रहा है और एक्स लिमिटेड उसको लेने के लिए एग्री हो गया है। तो एक्स इज परचेजर एंड वाई इज सेलर। ठीक है, और यू कैन से वेंडर, वेंडर इट मींस सेलर। ठीक है ना। तो वाई कंपनी जो है, वाई कंपनी वो अपना पूरा बिजनेस को बेच रहा है, लेकिन बदले में पेमेंट हम उसको शेयर से करने वाले हैं। तो वहां भी शेयर इशू किया जा रहा है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, पूरा बिजनेस यानी उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप खरीद रहे हो। और पहला केस में क्या है, केवल एसेट खरीद रहे हो, पूरी बिजनेस नहीं, केवल एसेट खरीद के बदले में पेमेंट शेयर से करने वाले हो। अब रहा बात कि अगर बिजनेस खरीद रहे हो तो कितना में खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू चाहिए, प्राइस चाहिए, वैल्यू कितना में खरीद रहे हो। फ्री में तो नहीं ना खरीदोगे जी, वैल्यू तो चाहिए उसकी। तो जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को कहा जाता है, देखो पीसी या कहा जाता है पीपी, पीसी या पीपी। पीसी फॉर क्या हो गया, परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, और पीपी को बोलोगे परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। जो भी बिजनेस खरीदा जा रहा है उसका परचेज प्राइस क्या होगा, कितना में बिजनेस खरीदा जा रहा है। तो आपको ये पीसी या इसी पीसी को कहा जाता है पीपी। ये प्रॉब्लम में जनरली दिया रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, तो ये पीसी हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट पीसी। ठीक है, इसको हम लोग पहले निकालेंगे कि वो वैल्यू क्या है जितना में बिजनेस खरीदा गया, क्योंकि उसी वैल्यू का हमें पेमेंट करना है शेयर से, तो वैल्यू चाहिए। तो पीसी अधिकतर प्रॉब्लम में दिया रहता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में पीसी नहीं भी दिया रहता है। तो जब कुछ प्रॉब्लम में पीसी नहीं दिया गया तो पीसी आप कैसे निकालोगे। तो एक सिंपल तरीका होता है, देखो ये पीसी निकालने का, एसेट जो भी उसके एसेट्स हैं, रियल एसेट्स माइनस कर दिया जाता है आउटसाइडर लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। जब आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो इक्वल टू निकल जाता है पीसी, ये निकलकर आ जाता है एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अब आउटसाइडर लायबिलिटी को देखो रिजोल्यूशन चैप्टर में बहुत ही डीप में जाकर समझाया गया है कि आउटसाइडर के अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक है, हालांकि यहां कंपनी की बात चल रहा है तो आउटसाइडर में कमोबेश वही चीज आने वाले हैं। जैसे आपका क्रेडिटर्स हो गया, बाहर से सामान खरीदे हो, ठीक है ना, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया,
डिवेंचर्स हो गया, ये भी आपके बाहरे वाले लाइबिलिटी हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी है ये। तो जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है इसको टोटल एसेट्स में से जब माइनस कर दोगे तो ये पीसी निकल कर आ जाएगा। इतने में बिजनेस को खरीदे हो और इसी पीसी का पेमेंट आपको शेयर से करना है, ठीक है ना, इसी का पेमेंट आपको शेयर से करना है। तो एक तो जब बिजनेस परचेज कर रहे हो यानी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों परचेज कर रहे हो, ठीक है, और बदले में पेमेंट शेयर से कर रहे हो, और एक में केवल एसेट्स परचेज किए हो और बदले में पेमेंट शेयर से कर रहे हो। तो ये दोनों ही केस में प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा, इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, इसका वर्किंग कैसे होगा, मैं उस पर अब आगे बढ़ रहा हूं। देखो ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप फॉर परचेज ऑफ एसेट, इस केस में प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा, इसकी वर्किंग कैसे होगा। देखो इसके लिए चलो अभी मैं दो साइड में, मैं केवल एक साइड पर बात कर रहा हूं, फॉर परचेज ऑफ एसेट पर केवल यहां बात कर रहा हूं। देखो मैं केवल एक टॉपिक पर, ठीक है ना। अब केवल एक टॉपिक पर जब हम लोग बात करेंगे, एक प्रॉब्लम हम लोग ले ले यहां पर। देखो एक प्रॉब्लम यहां पर लेंगे कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 3,60,000, ठीक है, एंड इशूड, ये कर लो एक सेकेंड रुक जाना, एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 3,60,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड, फ्रॉम वाई लिमिटेड एंड issued shares for payment and issued shares for payment, ठीक है, पेमेंट इफ। अब देखना यहां से इफ के बाद क्या जुड़ रहा है, एट पार। एट पार का मतलब मान लो 10 का शेयर 10 में ही जारी किया गया। सेकेंड है एट प्रीमियम, अगर 10 का शेयर 12 में जारी किया गया, डिस्काउंट में तो इशू होता नहीं है शेयर, ये पढ़ चुके हो शेयर चैप्टर में। तो देखो यहां पर दो प्रॉब्लम एक साथ हम ले आए हैं कि अगर मान लो 3,60,000 का पेमेंट एक्स लिमिटेड परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 का फ्रॉम वाई लिमिटेड एंड इशूड शेयर फॉर पेमेंट इफ एट पार, यानी 10 का शेयर 10 में अगर उसको दिया जा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम यहां बना दिया गया कि एट प्रीमियम 10 का शेयर 12 में दिया जा रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि पास करो जर्नल एंट्री, पास जेई फॉर जर्नल एंट्री, ठीक है। अब देखो इसका प्रॉब्लम कैसे बनेगा और इसका वर्किंग कैसे होगा। चलो देखो प्रॉब्लम के साथ ही जर्नल सिखा दे रहा है। देखो डबल काम नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहला चीज कि आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हो, तो जब परचेज करोगे ऑन परचेज, पहला एंट्री जो देखो जा रहा है ऑन परचेज, तो जब परचेज किए हो, ठीक है, ये पहला एंट्री जा रहा ऑन परचेज। तो क्या परचेज किए हो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है और एसेट डेबिट होता है, और अगर गोल्डन में जा रहे हो तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हो तो ये आ रहा अपने पास, ठीक है। तो हमारा जो एंट्री यहां पर बनने जा रहा है खरीदने का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू वेंडर अकाउंट होता है, रखना वेंडर, लेकिन वेंडर का नाम यहां पर दिया हुआ है वाई लिमिटेड अकाउंट,
किताब में यहां पर वेंडर लिखा हुआ मिलेगा, वेंडर दैट इज सेलर, तो सेलर का नाम तो यहां दिया हुआ है वाई लिमिटेड, तो जब नाम दिया हुआ है तो नाम लिखेंगे, वेंडर नहीं। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं लेते, हम केवल जर्नल इसका कराते, तब मैं वहां पर क्या करता, एसेट का नाम भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखता, मैं एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट ऐसे लिख देता। लेकिन इस प्रॉब्लम में एसेट का नाम दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और वेंडर का नाम दिया हुआ है वाई लिमिटेड, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहां पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट 3,60,000 यहां आ गया, देखो 3,60,000। अब देखो जो वाई लिमिटेड को यहां पर माइनस किए हो ना, वाई लिमिटेड को माइनस किए हो मतलब कि आप वेंडर को माइनस किए हो, देख लेना, वाई लिमिटेड को माइनस करने का मतलब वेंडर को माइनस किए हो। अब नंबर 2, नरेशन तो सब लोग कर लोगे ना जी, जो हेडिंग होता है वही नरेशन होता है। बिंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज, ठीक है, फ्रॉम वाई लिमिटेड, ये लिख सकते हो। अब हम लोग पेमेंट करेंगे, देखो इस वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड को यहां क्रेडिट किए हो, दैट इज लायबिलिटी क्रिएट किए हो, पैसा भी नहीं ना दिए हो भाई, उधार में खरीदे हो, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट कर दिए हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट गिवर को तो क्रेडिट करोगे ना, वाई तो पर्सनल अकाउंट है, वाई लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और ऐसे भी फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो वाई लिमिटेड को, दैट इज लायबिलिटी है, और लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है। तो परचेज की एंट्री तो समझ गया होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब जब हम लोग इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, ऑन पेमेंट, ठीक है, टू वाई लिमिटेड, जब वाई लिमिटेड को हम लोग पेमेंट करेंगे तो अब तुम्हारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जितना से यहां पर क्रेडिट की हो वाई लिमिटेड को, अब वाई लिमिटेड को हम लोग डेबिट करेंगे, और ऐसे भी रिसीवर है, अब इसको पेमेंट कर रहे हैं तो वाई, ठीक है। अब वाई लिमिटेड को पेमेंट जो कर रहे हो, कैसे पेमेंट कर रहे हो ये भी समझना, देखना, ऑन पेमेंट टू वाई लिमिटेड बाई शेयर्स, किस चीज से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इसको, शेयर से, ठीक है ना, तब ना अदर देन कैश होगा। वाई लिमिटेड को पेमेंट किससे कर रहे हो, ये वाई लिमिटेड को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किससे, शेयर से। लेकिन यहां पर देखो पॉइंट ए आ गया कि एट पार, अगर एट पार में शेयर इशू किया गया, यानी 10 का शेयर इसको 10 में इशू कर रहे हो, तब हमारा एंट्री किया जाएगा और अमाउंट किया जाएगा। तो देखो एंट्री में वाई लिमिटेड रिसीवर हो जा रहा है, या वाई लिमिटेड यहां माइनस में रखे हो लायबिलिटी बोलकर, तो अब इसका पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी को डेबिट करके बंद करोगे, यानी यहां पर वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा, और 2 यहां पर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। कभी कभी देखो प्रॉब्लम ऐसा भी दे देता है कि 3,60,000 रुपया में यहां खरीदे हैं, इसका आधा पैसा इमीडिएट कैश में दे दिए और आधा पैसा के लिए शेयर इशू कर दिए, ठीक है, यानी मिक्स कर दिया क्वेश्चन, कैश और अदर देन कैश की बात, मतलब कैश में पेमेंट और अदर देन कैश की बात दोनों मिक्स कर दिया। तो अगर मान लो प्रॉब्लम ऐसा होता कि 3,60,000 में परचेज किए हो, इसका आधा पैसा 1,80,000 जो है वो कैश में पेमेंट कर देना है, और बाकी 1,80,000 के लिए शेयर इशू कर देना है, ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट की एंट्री यहां पर करते, देखो पेमेंट में पहले कैश वाला पेमेंट कर देते, क्या करते, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,80,000, बैंक बैलेंस घट जाता अपना, और बाकी जो 1,80,000 का शेयर दे रहे थे उसके लिए ये एंट्री चलता है। तो क्वेश्चन मिक्स भी आ सकता है। देखो अभी जो मेरा प्रॉब्लम है उस पर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहां पर एट पार पर शेयर इशू कर रहे हैं, अब शेयर का नाम नहीं दिया हुआ, देखो यहां पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए मैं शेयर कैपिटल लिख दिया हूं। अगर यहां पर नाम दिया रहता है इक्विटी शेयर तो लिख देते इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर लिखा रहता है प्रेफरेंस शेयर तो हम लोग लिख देते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे लिख देते हम लोग, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था इसलिए शेयर कैपिटल लिखा गया, ये बात मैंने पहले समझा चुका हूं। अब देखो यहां पर अगर पॉइंट बी में जाए हम लोग,
तो पॉइंट बी में जब जा रहे हो तो प्रीमियम पर से इशू कर रहे हो, एट प्रीमियम। जब एट प्रीमियम, प्रीमियम पर जब हम लोग शेयर इशू करेंगे, यानी 10 का शेयर 12 में दे रहे हो, तब एंट्री किया जाएगा। वाई लिमिटेड को तो हम लोग डेबिट करेंगे ही करेंगे, चूंकि ये रिसीवर है, या लायबिलिटी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां पर जाएगा शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू, अब चूंकि प्रीमियम पर शेयर बेच रहा हो तो प्रीमियम वाली एंट्री पहले भी सीखे हुए हो, प्रीमियम को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए, जो पे करने वाला कंपनी यानी एक्स लिमिटेड, उसके लिए इनकम है, और कैपिटल नेचर का इनकम है जो कैपिटल ईयर में ट्रांसफर होता है। मैं ये पहले ही समझा चुका हूं प्रीमियम टॉपिक में, ठीक है। शेयर इशूड एड प्रीमियम वाली टॉपिक जो वीडियो बना हुआ था, वहां जाकर देख लेना इसको, और बढ़िया से बात क्लियर होगा। पीछे की सारी वीडियो को मैं बार बार बोलता हूं, देखा करो, ठीक है। अब समझो ठीक से कि 3,60,000 देखो यहां पर क्रेडिट है वेंडर, तो हम लोग 3,60,000 यहां पर डेबिट कर दिए, और 360 यहां भी लेके आ गए। अब देखो बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, इसमें पहला वाला में तो मिस्टेक नहीं करते हैं, लेकिन यहां मिस्टेक कर देते हैं। देखो यहां का अमाउंट भेजने में मिस्टेक करते हैं, एंट्री में मिस्टेक नहीं करते हैं बच्चे। कहां मिस्टेक कर जाते हैं? प्रीमियम का अमाउंट निकालने में और कैपिटल का अमाउंट निकालने में, यहां मिस्टेक करते हैं अधिकतर बच्चे। तो मेन यही चीज को समझना रखना। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो डिवेंचर चैप्टर में भी मिलने वाला है, और खुशी की बात सारे स्टूडेंट के लिए है कि डिवेंचर टॉपिक में जाकर ये एंट्री और वर्किंग बदल नहीं जाएगा, केवल कैपिटल के जगह पर डिवेंचर लिखा जाता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सारा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट जो यहां समझा रहे हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट डिवेंचर चैप्टर में भी ये टॉपिक मिलेगा। वहां भी अदर देन कैश की बात आएगा, जिसका पेमेंट डिवेंचर से किया जाएगा। तो हम लोग जो यहां लिखे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वहां भी उस चैप्टर में भी वही एंट्री, यही एंट्री होने वाला है। लेकिन जब ये पेमेंट वाली एंट्री करोगे तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं लिखकर यहां पर डिवेंचर लिखना पड़ेगा। बस इतने अंतर होना है, बाकी कहीं अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम चीज होने वाला है। तो डबल बेनिफिट होना इस टॉपिक का देखना, शेयर चैप्टर में तो पढ़िए रहे हो, डिवेंचर में भी मिल रहा है। तो जो बच्चे इस टॉपिक को अभी यहां समझ जाओगे, डिवेंचर चैप्टर में चले जाना और वहां जाके ये टॉपिक देखना और वहां का प्रॉब्लम बनाना, फट से वहां का भी प्रॉब्लम बन जाएगा। क्या चेंजिंग होना है ये तो मैं बताइए दिया कि केवल शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर हो जाएगा, यहां शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर हो जाएगा, बाकी सब रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रहेगा, सारा चीज रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा। तो मैं क्या बोला कि सबसे ट्विस्ट कहां है, इसमें सबसे मजेदार चीज कहां है, और बच्चे उलझते कहां हैं? बच्चे मैक्सिमम जो उलझ जाते हैं ये कैपिटल और प्रीमियम का पैसा निकालने में उलझ जाते हैं, ठीक है ना। और यहां वाई लिमिटेड को डेबिट करने में भी उलझते हैं, डेबिट करने में भी। लेकिन आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है ऐसे प्रॉब्लम में। देखना, मैं एकदम सिंपल एक वर्किंग बता रहा हूं, उस वर्किंग को दिमाग में सेट कर लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। देखना, ठीक है ना। क्या देखो वर्किंग है, इसका अमाउंट जानने के लिए फार्मूला यूज करना। फार्मूला होता है देखो, ड्यू बाई रेट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ शेयर्स। ध्यान से समझना, ड्यू बाई रेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो पहला केस है, यहां पर ड्यू देखो हमारा क्या है, ड्यू है 3,60,000 रुपया। देखो ये प्लांट मशीनरी 360 का ना खरीदे हो जी, वाई लिमिटेड को जो लाइबिलिटी क्रिएट की हो 3,60,000 से क्रिएट किए हो, 360 पेमेंट करना है अपने को, ठीक है। तो 3,60,000 ड्यू है। और जब एड पार का केस हो, देखो यहां पर ये एड पार का जब केस होगा, एड पार की अभी वर्किंग समझा रहा हूं मैं, देखना एड पार, अगर एड पार पर शेयर जारी कर रहे हो तब, तो ड्यू 3,60,000 रुपया है, और रेट जो शेयर का रखे हो वो 10 रुपया रखे हो। एड पार है देखो 10 का शेयर 10, तो 3,60,000 में जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये 36,000 शेयर बना, 36,000 शेयर बन गया, ठीक है। 36,000 शेयर बन गया। देखो
ठीक से समझना। अब नंबर ऑफ शेयर तो निकल गया, ये नंबर ऑफ शेयर है, इसमें इनटू करने से कैपिटल निकल जाएगा, यानी शेयर कैपिटल ये आ जाएगा। अब इनटू हम लोग करें किससे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ शेयर जो भी निकला, मैं हमेशा बोला हूं, पहले भी बोला हूं कि कैपिटल का अमाउंट जो डिसाइड किया जाता है वो फेस वैल्यू पर, यानी एट पार वैल्यू, फेस वैल्यू दैट इज ओरिजिनल वैल्यू। तो शेयर का ओरिजिनल वैल्यू तो 10 रुपया है, 10 का शेयर 10 में दिया गया, यहां ना 10 का शेयर 12 में दिए, यानी प्रीमियम में बेच रहे हो, यानी कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपया है, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया है। ठीक है, तो 10 के रेट से कैपिटल में अमाउंट आपका जाएगा। तो जब 10 से गुना करोगे तो 3,60,000 रुपया देखो ये कैपिटल में चला जाएगा, 3,60,000। तो एक वर्किंग कंप्लीट हो गया, देखो 3,60,000 यहां कैपिटल में गया, देख लो ये 3,60,000 यहां आया हुआ है कैपिटल में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना कि वाई लिमिटेड को जितना से हम माइनस किए हो, वेंडर को जितना से माइनस किया, उसको पेमेंट करने जा रहे हो जी। तब पेमेंट करने जा रहे हो का मतलब क्या, ये लायबिलिटी जीरो हो जाना चाहिए, पेमेंट तो तभी निकाल आएगा। अगर कम ज्यादा इसको डेबिट करोगे तो फिर तो बैलेंस निकलने लगेगा, पेमेंट कहां हुआ। पेमेंट का मतलब होता है जीरो कर देना। तो जितना से वाई लिमिटेड को आप क्रेडिट किए हो, जब उतने से डेबिट करोगे, फुली डेबिट, तब ना पेमेंट हुआ, तब ना वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे एट पार का केस हो, एट प्रीमियम का केस हो, या डिवेंचर में एट डिस्काउंट का केस हो, जब भी आपका वेंडर डेबिट होगा फेस वैल्यू पर, ठीक है, जब भी ये डेबिट होगा, जितना से ये क्रेडिट है, सॉरी फेस वैल्यू मत बोलो, जितना से ये क्रेडिट है उतने से डेबिट होगा, तब जीरो बनेगा ये। यानी देखो वाई लिमिटेड हम लोग यहां जो डेबिट किए, कितना से डेबिट किए, 360 से डेबिट किए, देखो ये, तो जितना से ये माइनस उतना से प्लस, तो प्लस माइनस जीरो हो ना गया। इसी तरह देखो वाई लिमिटेड यहां भी डेबिट में है ना जी, तो यहां डेबिट है तो यहां भी 3,60,000 डेबिट करेंगे, देखो 3,60,000 ही डेबिट करेंगे। अधिकतर बच्चे यहां फंसते हैं, जान लेना इस वर्किंग में, जितना से वाई लिमिटेड को यहां क्रेडिट किए हो, केस चाहे एट पार का हो, एट प्रीमियम का हो, या केस एट डिस्काउंट का हो। हालांकि शेयर में डिस्काउंट की बात तो नहीं आएगा, लेकिन डिवेंचर में डिस्काउंट की बात आ जाएगा। मैं बोला ये सेम टॉपिक डिवेंचर में भी पढ़ना है, इसलिए मैं डिस्काउंट का नाम यहां ले रहा हूं। तो मैं बोला केस प्रॉब्लम में चाहे एट पार का हो, एट प्रीमियम का हो, या डिस्काउंट का हो, जितना से वेंडर को क्रेडिट किए हो, हर परिस्थिति में उतने से डेबिट करोगे, तब जाके वो जीरो हो जाएगा, यानी फुल पेमेंट हो गया। बैलेंस नहीं बचना मतलब फुल पेमेंट हो जाना, फुल सेटलमेंट हो जाना। बैलेंस नहीं बच रहा है तो इसी को फुल सेटलमेंट कहा जाएगा। जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, जितना से डेबिट उतना जीरो ले आना। तो जितना 360 से क्रेडिट में है तो 360 हमको डेबिट करना है, जहां जहां इसको डेबिट करेंगे। देखो एट पार के केस में डेबिट किए हैं तो 360 किए हैं, एट प्रीमियम के केस में डेबिट किए, देखो 360 डेबिट किए हैं, जीरो हो जाएगा। अब सवाल है कि कैपिटल में कितना अमाउंट लेके जाए। हाँ, प्रीमियम के केस, एट पार के केस में तो देख लिया कि नंबर ऑफ शेयर 36,000 निकला हुआ है, 36,000 शेयर देंगे, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। अब सपोज करो यहां पर कि अगर आपको मार्केट से चीनी खरीदना है, मान लो 50 रुपया केजी चीनी मार्केट में है, और आप 50 रुपया लेकर मार्केट में जाते हो। ठीक से लॉजिक को समझना मेरा, 50 रुपया केजी चीनी है और आपके पॉकेट में 50 रुपया है, कितना चीनी मिलेगा आपको, 1 केजी। दूसरे दिन फिर चीनी लेने गया, चीनी की खपत ज्यादा है, अभी मान लो कोई फेस्टिवल है आपके यहां, चीनी खपत ज्यादा है, 50 रुपया लेकर गया, चीनी का रेट वहां पर 55 रुपये किलो है, 55 रुपीज, और पॉकेट में तुम्हारा 50 रुपया ही है। बताओ 1 केजी चीनी मिल जाएगा या 1 केजी से कम मिलेगा? सिंपल, बच्चा भी समझाएगा ना यार। चीनी का रेट मार्केट में 55 रुपया केजी हो गया और पॉकेट में तुम्हारा दूसरे दिन भी 50 रुपया ही है। चीनी लेने गए हो 1 केजी, तो क्या 50 में 1 केजी मिल जाएगा? चीनी की वैल्यू भाव तो हो गया 55 रुपए केजी सेकेंड डे, यानी 1 केजी से कम मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गया, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा, और जैसे ही प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। जैसे थर्ड डे फिर चीनी लेने चल गया, तीसरा दिन मैं बोला फेस्टिवल है, चीनी खपत ज्यादा है तुम्हारे यहां, तीसरा दिन फिर 50 रुपया लेके गया,
और मार्केट में रेट हो गया 40 रुपए केजी उस दिन। अब बताओ 50 रुपया तुम्हारे पॉकेट में है और भाव हो गया मार्केट का 40 रुपए केजी, 50 रुपया में चीनी 1 केजी ही मिलेगा या 1 केजी से ज्यादा मिलेगा? सारे बच्चे बोलोगे सर 1 केजी से ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि भाव कम हो गया तो क्वांटिटी ज्यादा हो गया, भाव बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गया। क्या समझ रहे हो बात को? बस वही चीज यहां भी होने वाला। देखो भाव 50 का 50 था तो 1 केजी। अब देखो यहां 10 का शेयर हम लोग बेच रहे थे तो 36,000 यहां शेयर दिया गया है। अब सेकेंड वाला में देखो यहां अमाउंट निकालना है हमको। यहां की बात समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को ले रहा था। अगर यही मामला एड प्रीमियम का बन जाए, एड प्रीमियम का, तो देखना एड पार में 36,000 शेयर बना था, 10 का 10 में बेच रहे थे तब। लेकिन जब एड प्रीमियम का मामला बन जाए यहां पर एड प्रीमियम, तो देखो तुम्हारा ड्यू तो 3,60,000 है, वाई लिमिटेड यहां क्रेडिट है 360 से, लेकिन भाव तुम 12 रुपया का कर दिए हो, 10 का भाव 12 कर दिए हो, 10 का शेयर 12 में बेच रहे हो, भाव बढ़ा दिया 2 रुपया। तब फॉर्मूला क्या कह रहा है? ड्यू बाई रेट, यानी ड्यू बाई भाव। तो भाव तो 12 है, अब 12 से जब डिवाइड करोगे तो यहां आ रहा देखो 30,000 शेयर। क्या आ रहा है? 30,000 शेयर। बताओ क्वांटिटी घट गया। जब 10 का 10 में बेच रहा था तो 36,000 शेयर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 10 का रेट 12 हो गया बढ़ के, देखो शेयर की संख्या घट के 30,000 पर आ गया। भाव बढ़ा दिए, क्वांटिटी घट गया। समझ में आ गया बात? क्लियर है यहां तक? तो पहले क्वांटिटी निकालने सीखना है कि कितना कितना क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है ना, ये पहले निकालना है अदर देन कैश में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 जगह बच्चे फंसते हैं। एक तो वाई लिमिटेड यहां जो क्रेडिट करके रखे हो, ये डेबिट जहां तहां जैसे तैसे मारने लगते हैं, कहीं यही अमाउंट ले आते हैं, कहीं कम कर देते हैं, कहीं ज्यादा कर देते हैं। ये गलती भूल से भी मत करना। जितना से वाई लिमिटेड को यहां क्रेडिट किए हो, परिस्थिति चाहे एट पार का हो, डिस्काउंट का हो, प्रीमियम का हो, जहां जहां डेबिट करोगे उतने से डेबिट करोगे जितना से क्रेडिट है। ठीक है ना, उतने से डेबिट करते जाना है। एक चीज गांठ मान लेना। ये दूसरा, अधिकतर बच्चे फिर यहां पर प्रीमियम और डिस्काउंट का पैसा निकालने में फंस जाते हैं। तब हमारा भाव चीनी याद रख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, ड्यू बाई रेट। ठीक है ना, जब ड्यू बाई रेट फॉर्मूला याद करोगे तब क्वांटिटी निकल कर आ जाएगा। तो पहले क्वांटिटी निकालने सीख लेना कि जब भाव 10 का 10 है तो क्वांटिटी कितना है। जब भाव बढ़ गया यानी प्रीमियम हो गया तो ये क्वांटिटी कितना आ गया। जब भाव डिस्काउंट पर आ जाएगा तो ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा। तो पहले क्वांटिटी निकाल लेना है इस फॉर्मूला से, ड्यू बाई रेट से। अब जब क्वांटिटी निकाल लिया तो मैं बोला कि इनटू यहां पर करोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। डिवेंचर कैपिटल है तो डिवेंचर निकल कर आ जाएगा, यहां पर शेयर कैपिटल ये निकल कर आएगा। अब इसमें गुना किससे करें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि शेयर कैपिटल का केस हो या डिवेंचर का केस हो, याद हमेशा रखो कि जब भी कैपिटल डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, जब भी डिवेंचर क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, अपना मूल भाव पर यानी फेस वैल्यू पर। अब बताओ फेस वैल्यू 12 रुपया है या फेस वैल्यू 10 रुपया है। 10 का शेयर 12 रुपये बेच रहे हो, यानी फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 10 से गुना करेंगे। हाँ, तो ये आ गया आपका 3 लाख। 3 लाख ये आया। ठीक है, तो कैपिटल में यहां पर दिखाओगे 3 लाख रुपया, ये कैपिटल में गया 3 लाख। अब रहा बात प्रीमियम का। प्रीमियम जो निकालोगे, प्रीमियम ये जो निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर कितना है 30,000। अब प्रीमियम का भाव कितना रखे हो 2 रुपया, तब प्रीमियम का अमाउंट कितना निकलेगा 60,000 रुपया ये निकलेगा। ठीक है, यानी प्रीमियम में देखो यहां पर चला गया 60,000। नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम रेट, तो नंबर ऑफ शेयर तो 30,000 निकाले हो, अब प्रीमियम का रेट 2 रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम मनी इक्वल टू निकल जाएगा वैल्यू देखो 60,000। अब देखो डेबिट क्रेडिट मेरा हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर हो गया 360, यहां डेबिट है 360 क्रेडिट है। तो आज के बाद इस तरह की प्रॉब्लम में ना वर्किंग में तकलीफ होना चाहिए, ठीक है, और ना एंट्री में तकलीफ होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या किया आज की क्लास में, एक टॉपिक केवल बताया और आज मैं यहीं तक रखूंगा इस टॉपिक को। ठीक है ना, आज
मैं टॉपिक को यहीं तक रखूंगा जहां पर एसेट परचेज करके अब बदले में पेमेंट किया जा रहा है शेयर से। एक टॉपिक अभी इसमें बच गया अदर देन कैश में, कि जब बिजनेस परचेज कर लिया जाएगा और बदले में पेमेंट शेयर से करना है तब प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा, और यही टॉपिक डिवेंचर में भी मिलेगा। ये पूरी टॉपिक जो है डिवेंचर में मिलने वाला है। जो चीज यहां पढ़े हो डिवेंचर में सेम है, काम वैसे ही कर लेना, जाके बना के देखना, जरूर बनेगा। अगर इस प्रॉब्लम को समझ गए हो तो वहां का भी प्रॉब्लम बनेगा, यहां का तो बनेगा ही बनेगा। तो एक लेक्चर इस पर मैं और देने वाला हूं अदर देन कैश पर, लेक्चर नंबर 15, जिसमें क्या करने वाला हूं मैं कि जब बिजनेस परचेज किया जाएगा पूरी बिजनेस को, जैसे वाई लिमिटेड का एग्जांपल लिया था मैं कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेज कर रहा है, यानी उसकी पूरी एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज कर रहा है और बदले में पेमेंट शेयर से कर रहा है, तब प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है, पीसी और पीपी कैसे निकाला जाता है, परचेज कंसीडरेशन, परचेज प्राइस, ठीक है। और भी मेथड होते हैं पीसी पीपी निकालने का, वो तो एकदम सिंपल मेथड में बता दिया कि एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी करोगे तो पीसी निकल कर आ जाएगा। तो एक लेक्चर मैं उसी पर देने वाला हूं, ठीक है ना, एक लेक्चर मैं और बनाने वाला हूं अदर देन कैश से रिलेटेड। तब तक आप इस लेक्चर को ठीक से देखिए, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं बार बार कहता हूं कि जिस बुक्स को आप फॉलो कर रहे हो, जो भी रेफरेंस बुक आप रखे हुए हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे डीके गोयल हो, या टीएस गिरवाल हो, या एसके सिंह हो, या जो भी हो, जिनसे भी आप प्रॉब्लम बनाते हो, मैं तो किसी बुक्स को फॉलो करता नहीं हूं भाई, देख रहा हो, कुछ नहीं फॉलो करता हूं मैं, ना मैं बुक्स का थ्योरी लिखाता हूं, ना मैं बुक्स का प्रॉब्लम बनाता हूं। हाँ, अगर आपको परेशानी है मेरा प्रॉब्लम बना लेने के बाद भी, समझा देने के बाद भी कि बुक्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं बन रहा है सर, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को आपको बना दूंगा यहां पर, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को बनाकर दिखा दूंगा। तो आज का क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, यहीं पर एंड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बस इस पर प्रैक्टिस बनाकर रखिएगा। मैं बहुत जल्द मिलने वाला हूं लेक्चर नंबर 15 में।